ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहां रेवती नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रेवती अंधी थी, पर वो अपनी हुनर में माहिर थी। रेवती उम्दा किस्म के मटके बनाया करती थी। वो अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसी झोपड़ी से मटकी बेचा करती थी। इस तरह उसका गुजर बसर होता था। एक रात की बात है, अचानक रेवती की झोपड़ी में एक चोर घुस आया। जैसे ही वो अंदर आया, उसे लगा कि रेवती उसे एक टक देखे जा रही है। चोर घबरा गया। फिर अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। बाहर से आवाज आई, चाची जान, आप घर के अंदर ही रहिए, गांव में चोर घुस आया है, आप बाहर ना आना। ठीक है मंजली। चोर को समझ आ गया कि रेवती देख नहीं सकती। तभी वो दबे पांव खिसकने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रेवती बोल पड़ी, बेटा बाहर मत जा, बाहर लोग तुझे ही ढूंढ रहे होंगे। आप तो देख नहीं सकती, आपको कैसे मालूम चला कि मैं आपकी झोपड़ी में हूँ? जब अल्लाह कोई चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज को ताकत दे देता है। मैं देख नहीं सकती, पर महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे आसपास है। आप शोर ना मचाना, वरना गांव वाले मुझे मार ही डालेंगे। शोर मचाना होता तो कब का मचा चुकी होती बेटा। मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि तू अच्छा इंसान है। शायद तेरी कोई मजबूरी हो जिस वजह से तू चोरियां कर रहा है। पेट से बड़ी कौन सी मजबूरी हो सकती है अम्मी? ना मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही कोई काम आता है मुझे, तो पेट की भूख शांत करने के लिए चोरियां करनी पड़ती हैं। अगर बात भूख की है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं अंधी हूँ, लेकिन मटके बनाकर अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। तू मेरी मदद कर दे और मेरे साथ ही खाना खा लिया कर। ये तो बहुत दुरुस्त बात है अम्मी। अंधी माँ ने मंटू को खाना खिलाया और उस रात वो झोपड़ी में ही सो गया। अगले रोज से मंटू रेवती को मटके बनाने में मदद करने लगा। वाह अम्मी, आप तो गजब के मटके बनाती हो। हाँ, खानदानी पेशा है हमारा। आपकी कोई औलाद नहीं है क्या? है ना, एक बेटा है। तो आप यहाँ क्यों रहती हो? अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती? सबके नसीब में अपने अपने दुख होते ही हैं। मेरे बेटे को तब तक अम्मी से मोहब्बत थी जब तक अम्मी घर का सारा काम करती थी, पर जैसे ही मेरी इन आँखों की रोशनी चली गई, सारी मोहब्बत भी चली गई। उसके लिए मैं बोझ बन गई और रोज रोज की किट से बेहतर है कि मैं यहीं रहूं अकेले। पर अम्मी, आप अकेली सब कुछ कैसे संभाल लेती हैं? ये गांव वाले हैं ना, सबके सब बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देता है। आज से आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मंटू रेवती का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो रेवती के लिए खाना बनाता, घर की सफाई करता और मटकों को भी संभाल कर रखता था। मानो अंधी रेवती को सहारा मिल गया था। कुछ दिनों बाद, अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि शहर के बाजार जाके मटके बेचूं, उससे मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर तू कर सकता है तो जरूर कोशिश कर। अगले दिन मंटू शहर के बाजार गया और मटके बेचने लगा। रेवती के बनाए हुए मटकों की मांग काफी महंगी हो गई थी और मंटू के सारे मटके हाथों हाथ बिक गए। मंटू जल्द ही लौटा। अम्मी, तुम मानोगे नहीं कि आज क्या हुआ। क्या? जैसे ही मैंने आवाज लगाई, मोहतरमाओं की भीड़ आ गई। एक एक मोहतरमा 2-2, 3-3 मटके खरीद के ले गई। अच्छा हुआ, तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ अम्मी, बहुत खुश। एक दिन रेवती से मिलने उसका बेटा रजत आया। ये कौन है अम्मी? ये मेरा दूसरा बेटा है, मंटू। क्या? इसे मैंने जन्म नहीं दिया, पर सगी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है। ये सब बातें तुझे समझ में नहीं आएंगी बेटा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रजत गुस्से से चला गया। मंटू अक्सर मटके लेकर शहर जाता और उसके मटके तुरंत बिक जाया करते थे। आमदनी अच्छी हो रही थी। ये एक दिन रजत ने देख लिया और तभी उसके मन में लालच आ गया। अगर उसकी अम्मी उसके साथ रहती तो सारे पैसे उसके होते, पर अब ये पैसे मंटू के थे। अब से रजत मंटू पर नजर रखने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन रजत पुलिस को अपने साथ लेकर आया। पुलिस मंटू को गिरफ्तार कर रही थी। अरे लेकिन बात क्या है? अम्मी, तुम्हें नहीं मालूम इस लड़के ने तुम्हें कितना धोखा दिया है। ये शहर में तुम्हारे मटके बेचकर बहुत कमाता है और तुम्हें उसका आधा पैसा भी नहीं देता। क्या? हाँ अम्मी, पूछो
पूछो उस लड़के से कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। मंटू, क्या ये सच बोल रहा है? तू मुझे दगा दे रहा है? नहीं अम्मी, मैंने आपके साथ कोई दगा नहीं किया है। तो बता, सारे पैसे कहाँ गए? और बस तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई और कुछ अस्पताल के कर्मचारी वहाँ आए। रेवती शास्त्री, मैं हूँ, बोलिए। मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी आंखों का कल ऑपरेशन है। आपके बेटे ने आपके ऑपरेशन के पैसे भरे थे, तो कल डॉक्टर ने ऑपरेशन मुकर्रर किया है। रजत, तूने पैसे भरे? नहीं नहीं, आपका दूसरा बेटा मंटू। ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू निकल आए। वो सारे पैसे मैंने अस्पताल में जमा कर दिए, तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए अम्मी। मंटू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं इस नीच की बातों में कैसे आ गई? या अल्लाह, माफ कर दे मुझे मंटू। जाने दो अम्मी, जो हुआ सो हुआ। कल तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम एक बार फिर से दुनिया को देख पाओगी। रजत, निकल जा इस घर से। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। रेवती ने मंटू को गले से लगा लिया और अगले दिन रेवती की आंखों का ऑपरेशन हुआ और एक बार फिर वो देख सकती थी। और ये सब संभव हुआ मंटू के बदौलत। मंटू अंधी अम्मी की लाठी बन गया था। काश हर माँ का बेटा मंटू की तरह हो। एक वक्त की बात है, मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत कस्बा था जहाँ अमीना नाम की दो बहन रहती थी। मीना की दो औलादें थीं, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है, हकीम साहब की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिखता नहीं? मैं बावर्ची खाने में हूँ और अम्मी ने तुझसे कहा है तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है, आज मुझे बाजार जाना है। मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ। बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों झगड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आई। अम्मी, मुझे वो चप्पलें खरीदनी हैं। बेटी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम एक महीने का इंतजार करो, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे कपड़े धोने को मिलेंगे, फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे अभी खरीदनी है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। एक महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती? तुम चाहो तो मेरी चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी। मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। जयंती की अम्मी ने दुकानदार से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पलें खरीद रही है, तो एक जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं अम्मी, मैं एक महीने बाद खरीद लूंगी। घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी तरह सब्र वाली होती। वक्त बीतने के साथ मीना कपड़े धोकर कमजोर होती चली गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। निकाह से पहले मीना को बहुत तेज बुखार आया और वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम दोनों की शादी तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बेहद खूबसूरत साड़ी और बाला को एक नमक का डब्बा देकर अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मी ने मुझे इतनी खूबसूरत साड़ी दी है और तुझे एक नमक का डिब्बा। तू इसी लायक है। नमक ही सही, पर अम्मी ने दिया है, इसी वजह से ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। कुछ वक्त बाद जयंती और बाला दोनों का निकाह हो गया। दोनों के शौहर घर दामाद थे। मकान के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी अम्मी ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोल करके भी नहीं देखा, इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये कोई आम नमक नहीं है बेटी। इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट दिल में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो।
5 मिनट बाद जब तुम ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का ख्याल रखना, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी अम्मी का तिलस्मी नमक इस्तेमाल करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को प्लेट से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने प्लेट हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का शौहर मकान बनाने वाला कामगार था। बाला ने अपने शौहर से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरे पास अम्मी की दी हुई तिलस्मी नमक है। तिलस्मी नमक की वजह से बाला का शौहर हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना लजीज पकवानों की महक आती तो जयंती की लार टपक जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चोरी से बाला के गुसलखाने में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देखा। अच्छा, तो अम्मी ने तुम्हें तिलस्मी नमक दिया है और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी है। ये नमक कुछ दिनों के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का खास ख्याल रखना जयंती, 5 मिनट से पहले प्लेट मत हटा देना। जयंती तिलस्मी नमक अपने घर ले आई और उसने पतीले में नमक डालकर पतीले को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसने 5 मिनट का सब्र नहीं रखा। कितनी देर हो गई है, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए। जयंती ने 5 मिनट से पहले ही पतीले की प्लेट हटा दी। पतीले से एक बहुत ही डरावना नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ वक्त बाद जयंती का शौहर वापस आ गया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बहुत ही मुश्किलों से जयंती की जान बच पाई। अम्मी ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा सब्र होता। अम्मी जानती थी कि मुझ में सब्र की कमी है, इसीलिए अम्मी ने तिलस्मी नमक मुझे नहीं दिया। तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार